क्वेश्चन नंबर 12 कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में हमारे पास आ रहा है इट इज ऑन पेज नंबर 177 स्प्रिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 10 रिक्वायरमेंट कंप्यूट IPLs compute IPL's weighted average cost of capital of the existing business, 7 marks. Calculate the impact of new business on IP's existing WACC. Also discuss the effect of the revised WACC on the overall market value of the company. अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। करंट वैक निकालना है और नए बिजनेस का इम्पैक्ट करंट वैक पे क्या आता है। ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जिसका हमने कल भी किया था, ठीक है। कुछ इसमें बातें वैसे ही होंगी, ज़्यादातर जो हमने कल की हुई है कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आल दो नया है लेकिन चीज़ें कुछ नई नहीं है। इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड is in the business of packaging material for a range of food products. Following information has been extracted from IL's financial statements as on 31st December 2023. इंफॉर्मेशन क्या है जनाब। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच के हिसाब से रुपीज़ इन 1000 में। ये कोमा है, फुल स्टॉप हो गया, ये टाइपो है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दिस इज कोमा 10,10,400। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 100 ईच 20,400। 9% रिडीमेबल बॉन्ड रुपीज़ 100 ईच 30,200। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्या हैं कंपनी के। IPL distributes 60% of its earning as cash dividend. Following is the trend of its earning per share for the preceding 6 years. So 2017 से लेकर 2022 तक अर्निंग पर शेयर का पैटर्न दिया गया है और कंपनी की पॉलिसी है 60% अर्निंग्स एज डिविडेंड वो देती है। The return on government securities is 9%. This is RF. Whereas market risk premium is 5%. This is RM minus RF. IPL's current equity beta is 1.2. मैंने आपसे कहा था equity के वर्ड को फिलहाल इग्नोर रखिए, हमारे लिए it is beta 1.2. IPL pays 20% as annual 20 rupees as annual dividend on each preference share every year. The current market price of preference share is 185 each. 9% redeemable bonds will be redeemed on 31st December 2025 at 15% premium. The current market price of these bonds is 110 each. Applicable tax rate is 30%. New business. IPL is planning to set up one more packaging unit. Total cost of the project estimated to be 45 million. Which will be financed by issuing 15% redeemable preference shares of rupees 100 each at par value. These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20% above par value. IPL estimates that as a result of this new investment, the equity beta will increase to 1.3. Requirement: compute weighted average cost of capital of existing business and then new business का effect on existing WACC. Also discuss effect of revised WACC on the overall market value of the company. अच्छा जी, हमें एग्जिस्टिंग WACC निकालना है। तो एग्जिस्टिंग WACC में कहानियाँ जो भी हैं हमें सीधे सीधे स्टेप्स पे जाना है। क्या स्टेप्स होते हैं जी? सोर्सेज, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स एंड देन वेटेड एवरेज। ये 4 स्टेप्स हैं जो हमारे WACC कैलकुलेट करने के।
तो ज़रा काम शुरू करें इस पर ज़रा। ये डाटा आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का आपके सामने है, यहाँ से शुरू करें वैक का काम। सोर्सेज आपके करंट बैलेंस शीट पे कितने आ रहे हैं? 3। इक्विटी, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स। इक्विटी की कॉस्ट आएगी कैपम से क्योंकि बीटा इंफॉर्मेशन गिवन है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला यू शुड नो। रिडीमेबल बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ डेट इज IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस। फटाफट ये चीजें कैलकुलेट करके दीजिए जरा। सोर्सेज 3 है, तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। 3 सोर्सेज, तीनों की कॉस्ट। जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ रही है? 15%। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितनी जी? 10.81। कैलकुलेट करते जाइए फार्मूलाज। अगर किसी बच्चे को अभी भी याद नहीं है तो बुक के शुरू में फार्मूला लिखे हुए डिफरेंट सोर्सेज का। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्स की नेचर क्या है, उसके मुताबिक यू शुड नो द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग इट्स कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, बॉन्ड्स रिडीमेबल हैं। रिडीमेबल बॉन्ड्स की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगी? IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। बेटा आपकी ब्रेकें क्यों लग गई हैं? क्यों नहीं चल रहे अब यहाँ से आगे? मैंने क्या बोला कि अगर नहीं याद तो यहाँ जाइए, शुरू में लिखा हुआ कुछ हमने कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी, ये टेबल आपको बना के दिया था। ये पढ़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए है। बेटा आपकी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वर्किंग किधर है? 10.81। बेटा लेकिन लिखेंगे, वर्किंग शो करके करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते आप। कोशिश क्या करें प्रेजेंटेशन उस अंदाज में रखें जो आपको एग्जाम में दिखानी है, और एग्जाम में आपको वर्किंग दिखानी पड़ती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट
I over market value. Annual interest या dividend payment on one bond divided with its market value. It is simply 20 over 185. जी रिडीमेबल बॉन्ड्स की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ रही है? आईआरआर से आएगी, बताइए जनाब। 5 और 10 से किया तो 7.25, 5 और 10 से 7.25। वेरीफाई कीजिए इसको। इक्विटी की मार्केट वैल्यू आएगी आपके नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू, 10.04 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड विद मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू आपको यूजिंग डीवीएम लानी पड़ेगी, यूजिंग डीवीएम आपको मार्केट वैल्यू लानी है। 886 बेटा ये ईपीएस है, ख्याल करना ये डिविडेंड नहीं है। मार्केट वैल्यू यूजिंग डीवीएम आएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के माइनस जी से आएगी। डी नॉट आपका आएगा 28 इंटू 0.6। ग्रोथ क्या जी? ग्रोथ आप ईपीएस का डाटा लेके निकाल सकते हो, क्योंकि डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट है, तो जिस रेट से अर्निंग ग्रो कर रही है उसी रेट से डिविडेंड ग्रो कर रहा होगा। ग्रोथ क्या आ रही है? 11.84%। जी यहां से बताइए मार्केट वैल्यू पर शेयर 594.59 594.59 इंटू 10.04 596.9.68 मिलियन। ये है जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20.4 ओवर 100 इंटू 185 कितनी जनाब? 37.74 million। डेट 30.2 डिवाइडेड विद 100 इंटू 110 0.22। ये वैल्यू बड़ी इक्विटी की बड़ी अब नॉर्मल आ गई है, ऐसा तो नहीं 100.4 ही था, मैंने इसको ठीक है जी। वैक बताइए यहां से क्या आ रहा है? व्हाट इज वैक नाउ? 14.93%। जी एनी क्वेश्चन? एग्जिस्टिंग वैक 7 मार्क्स का पार्ट आपके सामने, इसका सलूशन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी कैलकुलेशन पे? अर्निंग की ग्रोथ से हमने डिविडेंड की ग्रोथ ले ली, क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ अर्निंग में होगा वही रेट ऑफ ग्रोथ डिविडेंड में भी आएगा। हमें हर साल की अर्निंग का डिविडेंड बनाने की ज़रूरत है नहीं, अर्निंग के डाटा से ही हम डिविडेंड की ग्रोथ निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट पे आउट।
अच्छा जी, न्यू बिजनेस की कहानी। न्यू बिजनेस में वो कह रहे जी आप एक नया 45 बिलियन का फाइनेंस रेज करेंगे और इशू करेंगे आप 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ पे, 4 साल बाद रिडीम होगा प्रीमियम पे। अगर तो ये रिडीम भी 100 पार पे हो रहा था तो हम इसी को ही कॉस्ट ऑफ डेट ले लेते, लेकिन अब चूंकि इशू पार पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, IRR। ठीक है जी, और चूंकि प्रेफरेंस शेयर है तो हमने इसको पोस्ट टैक्स नहीं करना, इसका कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगा। हमें अब चेंज क्या क्या आएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अब हमारे पहली बात 4 सोर्सेज होने जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज होने जा रहे हैं अब 4 पार्ट बी में। एक इक्विटी, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक रिडीमेबल बॉन्ड्स और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, जहां तक बात है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की और बॉन्ड्स की, इनमें कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेड। ये सेम, इनकी कॉस्ट भी सेम रहेगी, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, और इनकी मार्केट वैल्यू भी सेम ही रहेगी। इसकी वैल्यू बोर्ड पे देख लीजिए, इसकी कॉस्ट और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी कॉस्ट में चेंज आने वाला है। क्यों? बीटा बदल जाएगा, इसकी कॉस्ट बदलेगी, और जब कॉस्ट बदलेगी, जब के बदलेगी, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बदलेगी। तो जनाब 1 2 3 4 वैल्यूज आपने यहां पे लानी है और फिर इन 4 सोर्सेज को लेके नया वैक निकालना है, रिवाइज वैक। नए बिजनेस का इफेक्ट ऑन वैक क्या पड़ने वाला है। के का बीटा रिवाइज हो गया, के की वैल्यू रिवाइज होगी, के रिवाइज होगी तो पीवी ऑफ डिविडेंड्स रिवाइज हो जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिवाइज हो जाएगी। बीटा बढ़ने से के बढ़ जाएगी, के बढ़ने से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि के इज द डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू नीचे आती है, मार्केट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, के इज द डिस्काउंट फैक्टर। और इसकी मार्केट वैल्यू भी चले मैं आपको बताता हूँ, रिडीम में प्रेफरेंस शेयर की, बल्कि बताइए क्या होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। यहां पे मार्केट वैल्यू क्या आएगी, 45 मिलियन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नया इंस्ट्रूमेंट इश्यू हो रहा होता है उसकी इश्यू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके 45 मिलियन रेज कर रहे हैं, तो 45 मिलियन रेज कर रहे हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू भी 45 मिलियन ही ली जाएगी आज की तारीख में। बीटा रिवाइज होने से के कहां पे चली गई रिवाइज होके, हाँ जी 15.5%, ये के रिवाइज होगी। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिवाइज होके कहां पे चलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड तो वही है, डिविडेंड चेंज के बारे में कुछ नहीं बताया, सेम डिविडेंड डिस्काउंटेड एट नई के, सेम ग्रोथ रेट लेते हुए हम चलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, यहां पर उसने ख्याल कीजिएगा, उसने कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि नए प्रोजेक्ट से हमारी डिविडेंड ग्रोथ में क्या असर पड़ेगा, तो हम अज्यूम करेंगे सेम रहेगा, डिविडेंड भी वही, ग्रोथ रेट भी वही, सिर्फ के रिवाइज होगी। तो शेयर प्राइस क्या आई, 513.36। लीजिए जी, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ डेट से आई है, बाकी सारा डाटा कंपाइल हो चुका है, तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई चीज समझ ना आए पूछिए।
किसी स्टूडेंट को किसी कैलकुलेशन पे गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। जी वैक क्या आया? 15.42%। ये हमारा नए बिजनेस के बाद का वैक है। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, पूछिए। ये कॉस्ट ऑफ डेट क्या निकाली थी आपने इसकी? 5 और 10 पे निकाली थी? क्या आई थी? 13.68। अच्छा, इसने शायद 15 और 20 पे ली भी, इसकी 18.88 आ रही है। डाटा तो हमारा यही है ना, 100 की इशू प्राइस, 4 साल का इंटरेस्ट 15 और 4 साल बाद 120। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट चौथे साल का। उसने एन्युटी ने रिप्रेजेंटेशन अजीब सी की हुई उसने। एन्युटी, हम तो एन्युटी ले लेते हैं ना 4 साल की, तो उसने एन्युटी नहीं ली 4 साल की, उसने हर साल का कैश फ्लो अलग ले लिया है। प्रेजेंटेशन एफिशिएंट नहीं है ये, लेकिन कैश फ्लो वही है। जी बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट 5 और 10 की, 5 और 10 की है ना? 5 और 10 की 16.58%। ठीक है जी, और ये ठीक है। 5 और 10 पे दो रेट्स अगर लेके करें तो 16.58 है। एग्जामिनर ने 15 और 20 लेके किया हुआ, वो भी ठीक है। हम 5 और 10 लेके करें, ये भी ठीक है। हमारी प्रेजेंटेशन एन्युटी शेप में होती है, विच इज़ एफिशिएंट। इसने इसको सालाना कैश फ्लो लेके किया, दिस इज एन एफिशिएंट। ये मुनासिब तरीका नहीं है, एफिशिएंसी के लिए इसको हमने एन्युटी शेप में ही करना था। एनीवेज जी, वैक हमने निकाल के दे दिया। अब हमसे उसने एक चीज़ और भी मांगी थी, आखिरी वर्ड, आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज्ड वैक ऑन ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैक के रिवाइज होने से कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का बात हमारे स्कोप में थी नहीं वैसे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउट ऑफ स्कोप बात है, लेकिन है इतने छोटे से नंबर की बात की में जाके देखें तो इट इज जस्ट हाफ मार्क की बात। हमारे स्कोप में तो डीवीएम है, डीवीएम की मदद से हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिस्कस करते आए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि डीवीएम हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए दिया गया था, तो डीवीएम से हमसे वो शेयर वैल्यूएशन भी करवा लेता है। लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन, ओवरऑल कंपनी की वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, जो कि हमारे स्कोप में बीएफडी में जाके आती है। लेकिन चले, उसने यहां पे बात की, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके इसको क्लोज कर दूंगा। इक्विटी की वैल्यू शेयर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, विच इज पीवी ऑफ फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड एट के। ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंपनी से क्या मुराद होता है? ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंपनी से मुराद होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है जी, ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी से मुराद क्या है? इससे मुराद होता है वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट।
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम डीवीएम से सीख चुके हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बॉन्ड की वैल्यूएशन में पहले पढ़ ली हुई थी सोर्स ऑफ फाइनेंस में। हमने कहा था कि डीवीएम में हम यूज करते हैं रेट केई, और हमने कहा था पीवी यूजिंग यील्ड, या इसको हम प्री टैक्स केडी भी कहते हैं। ओवरऑल मार्केट वैल्यू लेने के लिए एक तरीका तो यह है कि यहां से इक्विटी की वैल्यू लो, यहां से डेट की वैल्यू को लो, दोनों को सम कर दो। लेकिन जिस तरीके की तरफ यह रेफर यहां पे करना चाह रहा है उसमें क्या करते हैं कि हम यहां से इक्विटी कैश फ्लो लेते हैं, यहां से डेट कैश फ्लो लेते हैं। जरा समझना, इधर मैंने क्या किया था, इधर मैंने इक्विटी कैश फ्लोज को कई पर डिस्काउंट कर दिया था, इधर मैंने डेट कैश फ्लोज को यील्ड पर डिस्काउंट कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा मुझे कंबाइंड वैल्यू लेनी है तो मैं कैश फ्लो को कंबाइन कर देता हूं, इक्विटी कैश फ्लोज को और डेट कैश फ्लो को इकट्ठा कर देता हूं, और इसको कंबाइंड रेट पे जो कि वैक है इस पे पीवी ले लेते हैं। ये मुझे कंपनी की कंबाइंड वैल्यू मिल जाती है। बट ये स्कोप डिटेल हमने डिस्कशन करनी है बीएफडी में। यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने जो इसने जुमला लिख दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बात आपने पढ़ी हुई है, ये बात पढ़ी हुई है, तो कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी का एक तरीका ये है जो हम बीएफडी में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अगर तरीका ये है, अब देख लो वैक, असूल वही है। हमने क्या पढ़ा था, केई बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी गिर गई क्योंकि केई इज अ डिस्काउंट फैक्टर, पीवी ऑफ डिविडेंड नीचे चलेगी। वही बात यहां पे है, वैक हमारा इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, नए बिजनेस आने से वैक बढ़ रहा है, वैक इज अगेन द डिस्काउंट फैक्टर, वैक बढ़ेगा तो बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक जुमला लिखना था यहां पे, और यही लिखा इसके आंसर में कि वैक बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी गोज डाउन। ये कंक्लूजन ने लिखा जी, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वैक द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल फॉल। ठीक है जी।